हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हमको पता नहीं है आप लोग कब वीडियो देख रहे होंगे। तो खैर, मेरा नाम जीशान अली है और मैं आपकी फिजिक्स क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें फिजिक्स की तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोग 10th क्लास पास करके अगर आते हो तो 10th क्लास तक आपने फिजिक्स उतना पढ़ा नहीं है। अगर फ्रैंकली बात किया जाए, 8th क्लास तक तो फिजिक्स का नाम भी नहीं जानते थे, वहां से तो फिर साइंस पढ़ते थे, वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग हुआ। राइट, तो फिजिक्स के बारे में आपने कितना जाना? आपने इतना जाना। और कितना 10th के लेवल। अगर हम बात करें 11th या 12th के लेवल पे तो इतना या उससे भी ज्यादा होगा। बेसिकली चैप्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपके 9th के लेवल पे या 10th के लेवल पे चैप्टर्स की संख्या बहुत कम होती है और चैप्टर्स के जो कंटेंट होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना था वहां पे। मेरे हिसाब से जो एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है वो एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगा क्लास 11th से। यहां से आप जानना स्टार्ट करेंगे कि आखिर फिजिक्स होता क्या। ठीक है, देखिए डरा नहीं रहे हैं, ऐसा मत बोलिएगा जिशान सर डरा दिए, पहले ही डरा नहीं रहे, बस आपको इतना कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है फिजिक्स के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताया गया है 9th और 10th लेवल पे। इसी वजह से हम कहा कि एक्चुअल फिजिक्स अगर स्टार्ट होगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्लास 11th से। ठीक है, खैर हम तो है। अगर बात करा जाए फिजिक्स का तो फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स के बारे में अगर बोला जाए तो बस इतना समझिए कि फिजिक्स इज द साइंस वेयर वी डील विद ऑल द नेचुरल फोर्सेस। नाउ व्हाट इज नेचुरल फोर्स? नेचुरल फोर्स का मतलब ये होगा कि बहुत सारे फोर्सेस आपने देखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स लगता है, एक मैग्नेट की वजह से फोर्स लगता है, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लगता है। अगर कोई लिक्विड एक कंटेनर में है तो वो उस कंटेनर के वाल पर फोर्स लगाता है, या गैस अगर बलून के अंदर भरा हुआ है वो गैस बलून पर फोर्स लगाएगा। ये सारे फोर्सेस को मिलाकर अगर एक वर्ड में पूछा जाए उसका मतलब होता है नेचुरल फोर्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहां हम नेचुरल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, बस एक शब्द में। ठीक है, अब अगर फिजिक्स के बारे में बात किया जाए तो फिजिक्स के 3 फादर होंगे। आइजैक न्यूटन, न्यूटन का नाम सबने जाना, सबने सुना, इन्हीं के नाम पर फोर्स का असाइनमेंट न्यूटन रखा गया है टू रिस्पेक्ट हिम। एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का भी नाम सबने सुना होगा। तीसरा नाम है गैलीलियो गैलीली। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको कहा जाता है दीज आर द फादर्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि फिजिक्स आखिर होता क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई इन लोगों ने। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो फिजिक्स के फील्ड में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते आप। खैर, आप अगर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो जैसा मैंने कहा कि मैं क्लास लेने वाला हूँ आपका 11th और 12th का, तो पढ़ाई होगी कैसे? तो पढ़ाई यहाँ पर ना ही इंग्लिश में होगी ना ही हिंदी में होगी। वो पढ़ाई जो होगी वो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज में होगी, उस लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए। ठीक है, आपको एग्जाम देना है इंग्लिश मीडियम में। आप अगर बिहार बोर्ड से आए हैं तो बहुत सारा ऐसा टर्म्स होगा जो आपने हिंदी में पढ़ा, जैसे वेग है ना, वेग पढ़ा,
त्वरण पढ़ा, है ना। तो ये सारी चीजों को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जैसे वेग का मतलब वेलोसिटी, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे। अगर आपको वेग समझ में आता है तो हम वेग भी बोलेंगे, अगर आपको वेलोसिटी समझ में आती है तो हम वेलोसिटी भी बोलेंगे। बैलेंस करते हुए चलना है। मेन मेरा मकसद ये है आपको फिजिक्स पढ़ाना। लैंग्वेज इज नॉट अ बाउंडेशन, ठीक है। लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, डजंट मैटर। फिजिक्स का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए और फिजिक्स का लैंग्वेज समझाने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड से भी आए हैं तो अपने आप को कम नहीं समझना है। अगर आप सीबीएसई से आए हैं, इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है तो अच्छी बात है, आपके पास एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये मतलब नहीं कि बिहार बोर्ड वालों के पास नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको फिजिक्स आना चाहिए, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बिहार बोर्ड या आप सीबीएसई बोर्ड, डजंट मैटर, ठीक है। तो क्लास के बारे में अगर बात करें, 11th का सिलेबस हम अगर एक बार आपको बताएं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिलेबस है इसका, ठीक है। बड़ा ही खूबसूरत सा सिलेबस है, इतने मजेदार चैप्टर्स हैं कि मत पूछिए। बहुत मजा आता है खास के 11th को पढ़ाने में, क्योंकि बेसिक जो आपका फिजिक्स है वो 11th में ही पढ़ना है। 12th में जो पढ़ना है वो 11th का ही सीखा हुआ चीज का एप्लीकेशंस पढ़ना है। जैसे 9th और 10th में हुआ करता था। 9th का जो भी सिलेबस था वहां आपने फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, वो सारी चीजें पढ़ी, आप फोर्स निकाला। उसके बाद आप 10th में आए। 10th का सिलेबस थोड़ा सा हल्का हो गया था क्योंकि लाइट था वहां, इलेक्ट्रिसिटी थी वहां, है ना। 11th का सिलेबस थोड़ा सा भारी था इन कंपैरिजन टू 10th। सेम तरीके से यहाँ पर भी 11th का सिलेबस भारी नहीं कहेंगे हम, बस थोड़ा सा एफर्ट चाहिए उसके लिए। एफर्ट का मतलब थोड़ा सा ध्यान चाहिए। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें। खास के लेवल फोर्स पढ़ने को मिलेगा, ग्रेविटेशन पढ़ने को मिलेगा, रोटेशन पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें नई आएंगी और बहुत सारी चीजें पुरानी होंगी जो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। 9th और 10th के लेवल पर उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हम लोग चलेंगे। तो अगर स्टार्ट किया जाए, हम सिलेबस की बात एक बार करें आपसे, तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ क्लास 11। जो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। व्हाट इज यूनिट एंड मेजरमेंट? अगर एनसीईआरटी खोलिएगा तो चैप्टर का नाम मिलेगा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। उसी का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है फिजिक्स का, फिजिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो लॉज कौन कौन से हैं जो फिजिक्स को गवर्न करते हैं, जो फिजिक्स की गाड़ी आगे चलाते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल मास क्या, सस्टेनेबल एनर्जी क्या, ये सारी चीजें वो आपको जानने को मिलेंगी इस फर्स्ट चैप्टर में। और इसके अलावा क्या जानने को मिलेगा? इसके अलावा ये जानने को मिलेगा कि यूनिट क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं यूनिट 3 तरीके का पढ़ा होगा 8th क्लास या 9th क्लास में। ऐसा यूनिट सबको जानता है, सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट। जैसे मीटर ऐसा यूनिट उसका एक होता है ना, एमकेएस फीट होता है जिसको फीट फुट में नापते हैं, इंच में नापते हैं, वहां सेंटीमीटर होता है, ऐसा यूनिट यहाँ इंच होता है। तो ये डिफरेंस क्या है आखिर दोनों में? व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट इज एमकेएस यूनिट, क्यों फर्क पड़ा, दो यूनिट क्यों रखना पड़ा, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में जानेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में। एक और छोटी सी चीज इसमें देखेंगे, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस का मतलब होगा कि अगर आप कैलकुलेशन करते हुए कहीं पर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कहीं पर गलती आपसे हो गई तो आप कितना मार्जिन रखेंगे उसके लिए, उस गलती के लिए कितना मार्जिन रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एरर एनालिसिस। ये सारी चीजें जो फिजिक्स को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है
वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर आपका, ठीक है। उसके बाद 11th का अगर सिलेबस देखिएगा तो वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होता है 9th के सिलेबस में। 9th में बस इतना पढ़ा है, 11th में इतना पढ़ना है, थोड़ा हर चैप्टर में एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। जैसे 9th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर था मोशन, अगर आपको याद होगा तो मोशन को ही यहाँ पर 2 चैप्टर्स में बांट दिया गया है। वहां मोशन में आपने जाना था कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर गाड़ी जा रही है आगे या पीछे तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस निकाला था, टाइम निकाला था, 3 वहां पे इक्वेशंस पढ़े थे, है ना। v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर ग्राफ पढ़ा था आपने 9th क्लास में, मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग था। वो सारी चीजें आपने 9th के लेवल पे पढ़ी। वो सारी चीजें यहाँ आके रिपीट हो जाएंगी आपके सेकेंड चैप्टर में। चैप्टर का नाम हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। मोशन को 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स, ठीक है। व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज डायनेमिक? काइनेमेटिक्स जो आपने पढ़ा है वहां 9th के फर्स्ट चैप्टर में, जहां गाड़ी मूव कर रही थी, कार आपका मूव कर रहा था, आपको वेलोसिटी दे दी गई थी, डिस्टेंस दे दिया गया था, फाइनल वेलोसिटी, ये सारी चीजें के बारे में आप सोच रहे थे। वहां कार क्यों रन कर रहा है, कार पे फोर्स कितना लग रहा है, जो कार का इंजन है वो चक्के पे कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स की बात कभी नहीं हुई उस चैप्टर में। अगर याद कीजिए तो फोर्स की बात कभी भी नहीं हुई थी फर्स्ट चैप्टर में। जब आप सेकंड चैप्टर में गए थे तब पहली बार फोर्स की बात आई थी और तब कहा गया था फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। वही फर्क यहाँ पर भी है। फर्स्ट चैप्टर में जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा उसमें फोर्स की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग, जरा भी फोर्स की बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी आपका जो कार होगा या ट्रक होगा, बाइक होगी, वो मूव करे, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, इन्हीं सब के अराउंड बातें घूमती रहेंगी इस सेकेंड चैप्टर में। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो आप क्लास 9th में पढ़ा है, वो चैप्टर यहाँ पे आपका आएगा फिर से। तो बेसिकली समझिए कि 9th क्लास का रिवीजन क्लास होगा। पहला एक समझिए वार्म अप के लिए, ताकि थोड़ा सा यूज टू हो जाए। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो होगा उसको मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको अभी तक सिर्फ इतना पता है कि अगर कार आपकी या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसका इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड में रिलेशन क्या होगा, बस इतना आप जानेंगे। आपने ये चीज कभी नहीं पढ़ी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे तो वो ऐसे आके गिरेगा। ये जो मोशन हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। जैसे एक पत्थर को आपने हवा में फेंका, वो पत्थर कुछ ऐसे जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपका एक सबसे नया और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पूरे सिलेबस का, जो जिसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। इसमें आप यही पढ़िएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, कितनी स्पीड से फेंकेंगे, कितने एंगल से फेंकेंगे ताकि इतना डिस्टेंस जाए, या इतने स्पीड से फेंका तो कितना डिस्टेंस जाएगा, ये सारी चीजें। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ना होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। यहाँ पर सर्कुलर मोशन आपने 9th क्लास में अगर हम याद करें तो मुश्किल से 1 या 2 पेजेस होंगे एनसीईआरटी के, 1 या 2 पेज में वो सर्कुलर मोशन को उसने खत्म कर दिया 9th के लेवल पे। तो उसमें एनसीईआरटी की गलती नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना था वहां पर। उससे ज्यादा पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th में आकर के। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसे होता है, अगर सर्कुलर मोशन
कोई बॉडी कर रहा है, उसमें आपका इनिशियल स्पीड अगर इतना है तो घूमते हुए फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा इतने रिवॉल्यूशंस में, या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इतने चक्कर मारते हुए। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में। काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन में बस इतना पढ़िएगा आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा डायनेमिक्स। तो ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों मोशन का ही पार्ट है। हम एक बार फिर से बताते हैं, इसमें सिर्फ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम, इन सारी चीजों की बात होगी। और डायनेमिक्स में बात होगी पहले बार फोर्स की। अगर आप 9th क्लास याद करें तो 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था और सेकंड चैप्टर था आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जहां पहली बार फोर्स के बारे में आपने जाना। आपने ये जाना कि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, वो सारी चीजें आपने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। सेम चीज यहाँ पर अगर डायनेमिक्स की हम बात करें तो पहली बार फोर्स के बारे में आप जानेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स को गवर्न करने के लिए कौन कौन से लॉज काम आते हैं। इसी में एक और चीज पढ़िएगा आप, इनर्शिया क्या होता है। 9th में अगर होगा तो 9th में भी इनर्शिया आपने पढ़ा था। 9th में एक और चीज इसी चैप्टर में पढ़ा था आपने, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। वो सारी चीजें इस चैप्टर में यहाँ पर आएंगी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जो भी चीजें वहां आपने पढ़ी है 9th क्लास में, वही सारी चीजें यहाँ रिपीट हो जाएंगी। लेकिन जैसे हम कहा 9th में इतना पढ़ा, 11th में इतना है, बस थोड़ा सा हर चीज में ऐड किया गया है टॉपिक। लॉ तो चेंज होने से रहा, लॉ तो वही रहेगा, उसी में थोड़ा सा विस्तार रूप में आप पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स थोड़ा बनाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स 9th के लेवल पे बनाया था आपने, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़े टफ टाइप के न्यूमेरिकल्स आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद डायनेमिक्स के अंदर ही सेकंड जो चैप्टर पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये एक इंटायरली नया चैप्टर होगा आपके लिए। फ्रिक्शन के बारे में आप बस इतना जानते हैं कि फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। दो बॉडी आपस में रगड़ खाती है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। बस इतना जाना है आपने। अब यहाँ पर फ्रिक्शन में पूरा का पूरा चैप्टर होगा, एक पूरा का पूरा टॉपिक होगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर दो बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जा रही है या दोनों बॉडी आपस में ऐसे रब कर रही है, तो दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं, कौन सा फ्रिक्शन कब लगता है, वो सारे डिटेल में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। और इसमें फिर से एक सर्कुलर मोशन आएगा। यहाँ भी एक सर्कुलर मोशन पढ़ चुके, यहाँ भी एक सर्कुलर मोशन आएगा। इसको सर्कुलर मोशन 1 कह लीजिएगा, इसको 2 कह लीजिएगा। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन में क्योंकि आप फोर्स पढ़ चुके, यहाँ फोर्स आपने नहीं पढ़ा था, क्योंकि यहाँ फोर्स पढ़ चुके, अब आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, ठीक है, उस पर फोर्स कितना लग रहा होता है, कौन कौन से फोर्सेस उसमें लग रहे होते हैं। 2 फोर्सेस लगते हैं, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। क्या फर्क होता है दोनों फोर्सेस में, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। या कितने एक्सेलरेशन से वो जाएगा, या एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है इस टॉपिक में, जब डायनेमिक्स में सर्कुलर मोशन आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वहां पढ़ना था आपको, याद कीजिए, वर्क एनर्जी पावर। वहां भी 9th में भी सेम वही चैप्टर था, यहाँ 11th में भी जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। वहां पर जितना भी आपने पढ़ा था, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज पावर, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी 2 टाइप की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीजें यहाँ पर दोबारा पढ़नी है। और इस चैप्टर की खासियत ये है कि जितना 9th में आपने पढ़ा है उतना ही यहाँ भी पढ़ना है। देखा जाए तो 1 या 2 थ्योरम या 1 या 2 टॉपिक ही होगा जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी 9th के लेवल पे आपने इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लिया। हाँ, फर्क बस इतना होगा, न्यूमेरिकल्स वहां पे आप बहुत हल्का हल्का बनाते थे, 2-2 लाइन 3-3 लाइन वाला,
यहाँ न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, निशान से रहना, क्या दिक्कत। तो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है ये है रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर आपने 9th के लेवल पे नहीं पढ़ा, और अगर मेरी माने तो इस सारे टॉपिक का सबसे हार्ड टॉपिक यही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यही है। अगर आप समझ में आ गया आपको एक बार, तब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं लगेगा आपको। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस इतना पढ़ना है, आपने ये जाना है कि बॉडी यहाँ जा रही है तो क्या होगा, यहाँ जा रही है तो क्या होगा। भैया बॉडी ऐसे भी तो जा सकती है ना, अपने पॉइंट से ऐसे भी तो घूम सकती है ना, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। या फिर अपने पॉइंट से ऐसे भी तो घूम सकती है इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे आपके व्हील का एक्सिल घूमता है, ये एक्सिल ऐसे ही होता है ना, इसके ऊपर व्हील घूमता रहता है, तो व्हील का एक्सिल भी रोटेट करता अपनी जगह पे कुछ ऐसा। इस मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स काम करता है, या फोर्स काम करता है या कुछ और काम करता है, वो सारी चीजें। या एक रॉड है, ये रॉड ऐसे जा रहा है, ये रॉड यहाँ से फिक्स है और ये रॉड ऐसे जा रहा है, दिस इज ऑल्सो रोटेशनल मोशन। तो अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, आप ये बताइए इस रॉड में क्या क्या हो रहा होगा, क्या फोर्स लगेगा या फोर्स की जगह पर कुछ और लगेगा, क्या इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, क्या इसमें भी एक्सेलरेशन होता है। ये सारी चीजों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे फोर्स की जगह पे एक वर्ड आएगा टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। फोर्स की बात नहीं करेंगे, फोर्स से थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा टॉर्क। जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी था, यहाँ पर जो रोटेशन में वेलोसिटी का नाम चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। वहां एक्सेलरेशन पढ़ा आपने, यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। वो सारी चीजें, और देखा जाए तो ये चैप्टर मोशन बाय स्ट्रेट लाइन और ये चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पे आप 3 लॉ पढ़ा, 3 इक्वेशंस पढ़ा, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेम चीज आप यहाँ पर भी पढ़िएगा रोटेशनल मोशन में, वही 3 इक्वेशन, लेकिन तीनों इक्वेशन का फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, फोर्स की जगह पर टॉर्क बोलेंगे। तो बस इतने का ही फर्क होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी जो इस चैप्टर में आपने पढ़ी। इसीलिए ये इस सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा टफ भी है समझने के लिए। इसी वजह से ये एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट के सबसे लास्ट में होता है, यही रीजन है। ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा ग्रेविटेशन। अगर याद कीजिएगा तो 9th क्लास में भी वर्क एनर्जी पावर के बाद वाला चैप्टर ग्रेविटेशन ही आया था, जिस चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि केपलर्स लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ना। फोर्स बराबर G, कैपिटल G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहां पर कैपिटल G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ करता था। वो सारी चीजें यहाँ पर दोबारा आएंगी। 9th क्लास में एक और चीज पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g बराबर 9.8 होता है। क्या जमीन पे रहिएगा तो 9.8 की वैल्यू 9.8, ठीक है। अगर आप एक हाइट पर जाते हैं तो क्या g की वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर चेंज होती है तो कितनी चेंज होती है, कौन सा इक्वेशन आएगा जिस पे स्मॉल g की वैल्यू डिपेंड करेगी। या अगर डेप्थ में जाते हैं किसी गड्ढे के अंदर तो क्या स्मॉल g की वैल्यू वहां पर भी चेंज करेगी, स्पेस में जाते हैं तो क्या वहां भी चेंज करेगी। तो ये सारी चीजों का आंसर आप 9th क्लास के लेवल पे थोड़ा सा देख चुके हैं। वो सारी चीजों को डिटेल में आकर के हम लोग यहाँ समझेंगे। व्हाट इज ग्रेविटेशन,
इसी में एक और टॉपिक आप पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू होती थी m इंटू जी इंटू एच। सेम चीज को यहाँ भी आकर के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर से थोड़े से एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे तो रहे नहीं, आप 11th में आ गए। तो अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये टॉपिक्स जो है आपके वो थोड़े से नए हो जाएंगे आपके लिए। जैसे जो एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट है, वहां का एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मास। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मास। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मास में बेसिकली दो टॉपिक आपको पढ़ना होगा। पहला पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होता है, और दूसरा पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होता है। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? तो एक सॉलिड में, जैसे कि ऑब्जेक्ट सॉलिड का हुआ, अगर इस पे ऐसे दबाने वाला फोर्स लगाएंगे, क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? या अगर शेप चेंज होगा, फोर्स हटाएंगे तो क्या शेप वापस आएगा? कुछ बॉडीज में शेप वापस आएगा, कुछ बॉडीज में शेप वापस नहीं आएगा। जैसे रॉड, स्टील का रॉड, स्टील को रॉड को ऐसे मोड़िए, ऐसे दबाइए, ये आपका शेप चेंज कर जाएगा और शेप वापस नहीं आएगा। वहीं अगर एक रबर है, वो भी सॉलिड, रबर का शेप चेंज करेंगे, छोड़ेंगे वापस अपने शेप में। ऐसा क्यों हुआ? आखिर कौन सी प्रॉपर्टी थी जो इस चीज को गवर्न कर रही थी? किस वजह से स्टील मुड़ गया, रबर नहीं मुड़ा? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इंटायरली न्यू चैप्टर होगा, इसके बारे में आप जानते नहीं हैं पहले से, लेकिन बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। क्योंकि ये चैप्टर आप रिलेट कीजिएगा, क्योंकि सबने देखा है कि रबर, हाँ सच में रबर मोड़ने के बाद वापस आ जाता है, और सबने देखा है कि हाँ स्टील मोड़ने के बाद वापस नहीं आता। लेकिन हाँ कभी सोचा नहीं इस बारे में, देखा सबने है, सोचा नहीं। उन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टील की जो ये करने में हेल्प करती है। इसी चैप्टर में आप ये भी जानेंगे व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी क्या होता है? आप अगर धूप में जा रहे हैं तो आप हल्के कलर का छाता क्यों लेके जाते हैं, और बारिश में जा रहे हैं तो ब्लैक कलर का छाता क्यों लेके जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना होगा, इसी टॉपिक के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक ये हो गया, एक हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में ये जानना है कि एक लिक्विड अपना शेप जो है वो हर वेसल के अनुसार या हर बर्तन के अनुसार चेंज क्यों कर पाता है, सॉलिड क्यों नहीं कर पाता। उसके बाद अगर लिक्विड को किसी बर्तन में रख दिया जाए तो उस बर्तन के वाल पे या बर्तन पे क्या लिक्विड फोर्स लगाएगा, और लगाएगा तो कितना लगाएगा, है ना? वहां पर हम लोग जानेंगे पहली बात कि प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में इन सारे चैप्टर्स में प्रेशर का जिक्र कभी नहीं हुआ था। प्रेशर का जिक्र यहीं पर होगा सबसे पहली बार, ठीक है? क्योंकि लिक्विड प्रेशर लगाएगा, फोर्स ही लगाएगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया ही लेंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रेशर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि प्रेशर क्या होता है। एक और इंटरेस्टिंग सा चीज पढ़ेंगे कि लिक्विड जो है, अगर आप एक ड्रॉप गिराइएगा तो ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल ही क्यों होता है, वो क्यूबिकल में क्यों नहीं होता, या लिक्विड फ्लो क्यों करता है, और फ्लो करता है तो कुछ देर के बाद रुक क्यों जाता है। लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो क्या उसमें भी फ्रिक्शन लगेगा? जैसे फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पढ़ा हम लोगों ने, फ्रिक्शन के बारे में हम ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ खाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा, जिसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। तो क्या लिक्विड भी फ्लो करेगा तो उसमें भी घर्षण लगेगा? और अगर घर्षण लगेगा तो उस घर्षण का कोई एक्स्ट्रा नाम, स्पेशल नाम देंगे। ये सारी चीजों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। साथ ही साथ इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग सा चीज मिलेगा आपको, जिसको आपने 9th में पढ़ा हुआ है, नाम था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसको बॉयंसी के बारे में वहां पर उन्होंने बताया था। कोई भी वस्तु अगर पानी में जाती है तो कुछ वस्तुएं फ्लोट करती है, कुछ वस्तुएं जमीन के अंदर चली जाती है। जैसे एक लकड़ी का फट्टा,
लकड़ी का पटरा होगा या फट्टा होगा वो फ्लोट कर जाएगा, लेकिन एक छोटी सी कील जो होगी वो पानी के अंदर चली जाएगी। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कील ने जो वो डूब गया, या कौन सी अच्छाई थी लकड़ी के फट्टे में जो वो तैरने लगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। एक और टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ना है कि अगर पानी आपके छत के टंकी से आ रहा है तो टंकी से नीचे नल खोलिएगा, पानी अपने आप चला आता है, कोई दिक्कत नहीं। यही अगर आपको नीचे से टंकी को भरना है तो आपको मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। टंकी से नल में लाने के लिए मोटर नहीं चलाना पड़ा, जमीन से टंकी को भरने में मोटर चलाना पड़ा। तो आखिर कौन सा लॉ है फिजिक्स का जो हमको ये करने से रोकता है? क्यों ऐसा होता है कि हमको मोटर यूज करना ही होगा अगर हम नीचे से ऊपर भर रहे हैं पानी, ऊपर से नीचे भर रहे हैं, तो क्यों हमको मोटर नहीं यूज करना पड़ा? इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। जैसा हम कहा कि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा कंसर्न रहना होगा, थोड़ा सा अपडेट रहना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और उसके बाद फिजिक्स हलवा है। कौन सा हलवा? सूजी का हलवा, तुरंत बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो इंटायरली न्यू चैप्टर होगा, थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? अभी तक आपने क्या क्या देखा? अभी तक आपके ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, आपने पानी को भी मूव करवा दिया। क्या हीट भी मूव कर सकता है? हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपने देखा होगा चाय का केन, आप चाय बनाते हैं, आग आपने केन में लगाया, हैंडल अपने आप गर्म हो गया। तो कौन सा ऐसा लॉ है फिजिक्स का जिसके वजह से हैंडल में बिना आग लगाए वो हैंडल गर्म हो गया? आंसर है कि हीट वहां से यहाँ आया होगा। तो आखिर हीट वहां से यहाँ क्यों आया? अपने आप आया या किसी लॉ के तहत आया? या फिर दूध आप गर्म करते हैं तो दूध गर्म कैसे होता है, वो उबलता क्यों है? पानी को उबालते वो उबलता क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा जिसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर के बारे में आप कुछ नहीं जानते 9th के लेवल पर, जो भी चीजें होंगी वो यहीं से स्टार्ट होंगी। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, बहुत मजा आता है पढ़ने में। और अगर थर्मोडायनेमिक्स आराम से समझ में आ गया तो इस चैप्टर से आईआईटी में और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ के तौर पे कुछ आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। समझना बड़ा आसान है और बनाना उससे भी ज्यादा आसान है, बशर्ते आपने मेहनत की है तब। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखिए यहाँ पर हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, लिक्विड के बारे में पढ़ा, तो जाहिर सी बात है गैस को क्यों छोड़े भैया, गैस भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एक गैस कैसे रिएक्ट करता है। अगर गैस एक जगह पे लीक कर रहा है तो वो कुछ सेकंड में ही पूरे रूम में कैसे भर जाता है, किस एनर्जी से वो मूव करता है, या उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर का नाम होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसके बाद लास्ट चैप्टर अगर 9th का याद कीजिएगा, वहां लास्ट चैप्टर था साउंड, जहां कान की पिक्चर बनाई थी आपने। तो साउंड में आपने पढ़ा था लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है, इको क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ पर भी लास्ट चैप्टर में आपको साउंड वेव्स के बारे में जानना है। साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल होता है या ट्रांसवर्स होता है, लाइट वेव क्या होता है, क्या वो लॉन्गिट्यूडल है या ट्रांसवर्स है, वो सारी चीजें। क्या साउंड आपका सॉलिड में ज्यादा ट्रैवल करता है तेजी से, या लिक्विड में ज्यादा तेजी से, या गैस में ज्यादा तेजी से, और अगर ट्रैवल करता है तो क्या उसके पास एनर्जी भी होती है, और अगर उसके पास एनर्जी होती है तो किस फॉर्मूले से उसकी एनर्जी निकालेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा, जिसका नाम होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन।
ये चैप्टर भी आपका दो पार्ट में है। पहला पार्ट है वेव और दूसरा पार्ट है ऑसिलेशन। तो वेव के बारे में हम बता दिया, साउंड वेव के बारे में बेसिकली इसमें जानना है। ऑसिलेशन का मतलब ये होगा, एक चीज आपको पढ़नी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी चीज को ऑसिलेशन यहाँ कहा गया है। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो देखिए मोशन के तरह तरह के मोशंस आप पढ़ चुके हैं अभी। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, सर्कुलर पढ़ लिया, रोटेशनल पढ़ लिया, है ना, या रोटेशनल ऐसे हुआ तो पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ लिया। एसएचएम का मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी आपकी यहाँ पर है और ये बॉडी कुछ ऊपर गई, फिर यहाँ वापस, कुछ नीचे गई, फिर यहाँ वापस, फिर ऐसे, या फिर एक बॉडी अगर जैसे पेंडुलम का मूवमेंट ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो ऑसिलेशन के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है कि अगर इस टाइप का मोशन कोई बॉडी ले रहा है जहाँ पे वो वाइब्रेट कर रहा है, तब उस मोशन को कैसे पढ़ेंगे, क्या उस मोशन में फोर्स निकलेगा, किस फॉर्मूले से उसका फोर्स निकालेंगे, क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस लास्ट चैप्टर में मिलेगा जिसका नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम बेसिकली क्या पढ़ाने वाले हैं और आपको पढ़ना क्या है। देखिए सिलेबस की जहां बात करें, सिलेबस थोड़ा लंबा है, नो डाउट, थोड़ा भारी भी होगा, नो डाउट, क्योंकि आप 11th में आ चुके हैं, 10th आप पढ़ चुके हैं। 10th के लेवल पे बहुत ज़्यादा आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, जो भी फिजिक्स पढ़ना है वो यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिएगा। और मेरी राय ये होगी कि अगर आप थोड़ा सा 9th का एक बार बुक निकाल करके कुछ डेफिनेशंस, कुछ डेरिवेशंस को अगर देख लें, फॉर्मूलाज को देख लें, तो 11th आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक का नाम होगा वेक्टर। अब आप लोग कहिएगा सर पूरा सिलेबस तो समझा दिया लेकिन वेक्टर का कोई बात ही नहीं किया, तो वेक्टर क्यों पढ़े हम, है ना। तो वेक्टर देखिए इस वजह से पढ़ना है, वेक्टर एक टॉपिक है जो कि 11th को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा सिलेबस आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये सारे सिलेबस में आपको वेक्टर की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। अगर देखा जाए तो 9th में एक डेफिनेशन सिर्फ आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो एक विषम संख्या और एक असम संख्या, तो ये चीजें, तो आपको वेक्टर क्यों पढ़ना है, वेक्टर इस वजह से पढ़ना है ताकि इन सारी चीजों को और इन सारी चीजों को आप आराम से समझ सकें, ठीक है। तो अगर 11th स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वेक्टर चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बारी बारी हम लोग चैप्टर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम जिशान सर था और आज के लिए कहानी यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सीधे टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम होगा वेक्टर। तब तक एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू।